एलन मस्क ने किया चौंकाने वाला दावा, शेख हसीना को बांग्लादेश पहुंचाएगा कतर। पाकिस्तान में नहीं दिखेगा इमरान खान का चेहरा। चीन के चारों तरफ होंगी ब्रह्मोस की तैनाती। किन आरोपों में घिरे हैं पीएम नेतन्याहू। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने एआई और रोबोटिक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रहेगा, बल्कि एक ऑप्शन बन जाएगा। मस्क ने ये बात ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट पीपल बाय WTF में कही। मस्क के अनुसार एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अगले 10 सालों में ये दुनिया की व्यवस्था को बदल देंगी। उनका कहना है कि भविष्य में लोगों को नौकरी पाने के लिए शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर काम मशीनें करने लगेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब एआई और रोबोट्स हर तरह का उत्पादन करने लगेंगे तो पैसे की जरूरत भी कम हो जाएगी। मशीनें हर चीज बहुत आसानी से और कम लागत में बना देंगी, जिससे लोगों के पास जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी और गरीबी लगभग खत्म हो जाएगी। मस्क के अनुसार भविष्य में काम करना एक शौक जैसा हो जाएगा। जैसे लोग आज सब्जियां शौक से अपने बगीचे में उगाते हैं, वैसे ही नौकरी भी शौक की तरह ही की जाएगी, जरूरत नहीं होगी। हालांकि मस्क ने यह भी माना कि इस तरह का भविष्य बनने में अभी समय लगेगा और समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे मानते हैं कि दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। कतर इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोहा इस बातचीत का मुख्य केंद्र बन चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक कतर के पूर्व खुफिया प्रमुख खुलैफी पिछले 7 महीनों से बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से 4 बार मिल चुके हैं। खलीलुर रहमान हाल ही में भारत भी आए थे और उनकी मुलाकात अमेरिकी अधिकारियों से भी हो चुकी है। इन बातचीतों का पहला लक्ष्य है बांग्लादेश में आवामी लीग पर लगा बैन खत्म करवाना, ताकि पार्टी चुनाव में हिस्सा ले सके। शेख हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसे उनके समर्थक लगातार गलत बता रहे हैं। खुद शेख हसीना ने चेतावनी दी है कि अगर उनके समर्थकों को चुनाव में उतारने नहीं दिया गया तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। जुलाई 2024 में आरक्षण विवाद से शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया था और हसीना पर 400 लोगों की मौत का आरोप लगा। 5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार गिर गई और वे भारत चली गई। हसीना का आरोप है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर उनके खिलाफ माहौल बनाया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश की राजनीति में दखल न देने का संकेत दिया है, जिससे स्थिति एक बार फिर बदलती दिख रही है। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद हुए 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनके बारे में ऐसी खामोशी है कि उनका परिवार भी घबरा गया है। टीवी चैनलों पर उनका नाम और तस्वीर दिखाने पर रोक है और इंटरनेट पर भी उनकी हाल की कोई झलक नहीं मिल रही। इसी कारण पहली बार उनके बेटों ने खुलकर कहा कि उन्हें डर है कि इमरान खान को कहीं छुपाया जा रहा है। लंदन में रहने वाले बेटे कासिम खान ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था, जब इमरान खान पर हमला हुआ था। परिवार का कहना है कि अदालत ने हफ्तों में एक बार मुलाकात की अनुमति दी थी, लेकिन जेल प्रशासन लगातार इसे टाल रहा है। इमरान खान के निजी डॉक्टर को भी 1 साल से मिलने नहीं दिया गया। जेल अधिकारी सिर्फ इतना कहते हैं कि वह ठीक हैं, लेकिन इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं दिखाते। कासिम का कहना है कि 3 हफ्ते से उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये यकीन हो सके कि इमरान खान जिंदा और सुरक्षित हैं। ये स्थिति परिवार के लिए मानसिक यातना बन गई है। इमरान खान की तस्वीर और बयान मीडिया से लगभग गायब कर दिए गए हैं। परिवार का आरोप है कि सरकार जानबूझकर उन्हें पब्लिक लाइफ से हटाना चाहती है, क्योंकि वे पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। तो वहीं भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया था, अब दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कई देश इसे खरीदना चाहते हैं और अब इंडोनेशिया भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत और इंडोनेशिया लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं। ये बातचीत हाल ही में दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक में आगे बढ़ी। इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन सकता है, क्योंकि ये मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसीलिए डील के लिए मॉस्को की अंतिम मंजूरी जरूरी है।
फिलीपींस पहले ही 2022 में $375 मिलियन की ब्रह्मोस खरीद चुका है। वहीं वियतनाम भी करीब $700 मिलियन की डील के लिए भारत से बातचीत कर रहा है। अगर इंडोनेशिया और वियतनाम भी ब्रह्मोस ले लेते हैं तो चीन चारों तरफ से इस मिसाइल के घेरे में आ जाएगा। ऊपर रूस, नीचे वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस, और भारत के पास तो ये पहले से मौजूद है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक लगभग 3,450 किलोमीटर घंटा है और रेंज 290 किलोमीटर तक। ये जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से हमला कर सकती है। दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता और ये कुछ ही सेकंड्स में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एडवांस वर्जन की रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक जाती है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामलों में चल रहे मुकदमे के बीच राष्ट्रपति हरजोग से औपचारिक समाधान मांगा है। ये पहली बार है जब कोई मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री दोष साबित होने से पहले माफी की मांग कर रहा है। नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप हैं। आरोपों के अनुसार उन्होंने अमीर कारोबारियों से महंगे तोहफे लेकर राजनीतिक फायदे किए। नेतन्याहू इन आरोपों को गलत बताते हुए कहते हैं कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक अभियान है। उनका मुकदमा कई सालों से चल रहा है और कई बार सुरक्षा हालात तथा कूटनीतिक व्यस्तताओं के कारण सुनवाई टलती रही। मौजूदा समय में इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से तनाव झेल रहा है, जिससे देश की राजनीति और सुरक्षा दोनों दबाव में है। नेतन्याहू का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन कोर्ट में पेशी उन्हें देश चलाने में बाधा पहुंचा रही है। समाधान की मांग के बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आलोचक कहते हैं कि नेतन्याहू वही स्थिति में हैं जिसमें 2008 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमार्ट से इस्तीफा मांग लिया था। इसीलिए अब उन पर पाखंड के आरोप लग रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार दोष सिद्ध होने से पहले माफी मांगना संवैधानिक चुनौती पैदा करता है और राष्ट्रपति जल्द फैसला नहीं ले सकते हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।